हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के चैप्टर 10th करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इसमें हम जितने भी सारे चैप्टर पहले पढ़ रखे हैं उसी का कुछ जिस्ट लेके ये चैप्टर बनाया हुआ है। सो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्या मकसद है, क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे जिससे कि आपको आसानी होगा चैप्टर को पढ़ने में और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। सो और एट द एंड आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, तो लास्ट तक देखिए इसे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट, सो एक चीज़ नहीं होता है। पहला तो ये है कि इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कंसेप्ट है, किस सोच के बेसिस पे ये लिखा हुआ है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म लाइक राइट किस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है, और वाई इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताने की कोशिश करता है। इट एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, किस वैल्यूज पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे चीज़ जो है हमारे कुछ वैल्यूज है जिसके बेस पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, और ये ठीक है। सो एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑन विच द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इट ऑल्सो हेल्प टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, हम लॉ क्यों बनाते हैं। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रेड अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट वी अंडरस्टैंड द वैल्यूज बिहाइंड एवरी लॉ। कोई भी लॉ जो हमने एनेक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, उसके पीछे क्या हमारा सोच था, क्या हमने क्यों उस लॉ को इंक्लूड किया। जैसे कि हमने SC/ST को रिजर्वेशन दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या कारण है देने का, ये सारा चीज़ हमें समझ में आता है अगर हम फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। दस द पॉलिटिकल फिलोसफी नॉट ओनली हेल्प अस फाइंडिंग द मोरल वैल्यूज ऑफ द लॉ, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉ, बट ऑल्सो हेल्प इन गिविंग इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इफ एनी कन्फ्यूजन। और ये फिलॉसफी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि जो लॉज और आर्टिकल इंक्लूड किए गए हैं वो क्यों इंक्लूड किए गए हैं, बल्कि अगर मान लो कोई फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूजन आता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी जानना जरूरी है। देन ओनली वी कैन गिव इंटरप्रिटेशन टू व्हाट द एक्चुअली दैट लॉ मीन्स, और व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दैट लॉ। उस लॉ का क्या क्या पहलू है वो समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एबल टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने में लाया है या लाने की कोशिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंट्री एंड दिस हेल्प लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम टर्निंग इट इनटू ए टायरेनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक दायरा, एक लिमिट फिक्स पुट करता है गवर्नमेंट के लिए, और उस दायरे में रह के गवर्नमेंट को काम करना होता है। और इस तरह से गवर्नमेंट जो है कभी भी टायरेनिकल नहीं हो सकता है, या कभी भी आर्बिट्री नहीं हो सकता है, या कभी भी डिक्टेटर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसे उस दायरे में रह के ही काम करना होता है। ठीक है, और इस तरह से गवर्नमेंट को अपने दायरे में रह के काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मजबूर करता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है, SC/ST या OBCs को अपलिफ्ट करने की कोशिश करी गई है। ये क्या एक तरह से सोशल चेंजेस लाना सोसाइटी में, जिससे कि सोसाइटी एक बेटर हो, एक इक्वल सोसाइटी इस्टेब्लिश हो। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि लोगों को लाइवलीहुड देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है जिसकी वजह से लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चीज़ को इंक्लूड किया हुआ, जिससे कि गवर्नमेंट जो है लॉ बनाने के समय ये चीज़ ध्यान में रखे कि लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है।
पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे मान लो शुरू में इंडिया जो था सिर्फ लोगों को राइट टू वोट दिया हुआ था, बट धीरे धीरे पॉलिटिकल जैसे कि हमने ये देखा कि 1993 में हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक हमने डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक लेके गए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक ग्राम पंचायत वगैरह इस्टेब्लिश किया। ये क्या है, एक तरह से पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये सारी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसकी वजह से जो कि डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इट प्रोवाइड पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरी बात है कि अगर कोई चेंजेस लाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है हमें लड़ झगड़ के लाना है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे तरीके मेंशन है जिसके थ्रू हम शांति से कोई भी बदलाव ला सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल है, कुछ पार्ट रिजिड है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टू सम एक्सटेंट एंड देयर बाय ब्रिंगिंग चेंज इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड सेड अवे ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज एंड ब्रिंग फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखो हमारा जो ट्रेडिशनल सोच है जो कि दैट यूजुअली बेस्ड अपॉन इनइक्वालिटी, कंजर्वेटिव सोच है जो कि कास्ट सिस्टम और ये सब चीज़ पे बिलीव करता है, चाइल्ड मैरिज वगैरह पे, सती सिस्टम पे, इन सारे सोच को बदलना और समाज में फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस लाना ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। और गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रूल करे तो सर्टेनली जो ट्रेडिशनल थॉट है जो कि दैट कम ऑन द वे ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस कैन बी इरेडिकेटेड एंड वी कैन एस्टैब्लिश ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, सो दैट इज़ द रीजन वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड टू रीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो ये तो हमें पता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, और उसमें बहुत सारे लोग थे और हर एक लॉ को लगे, जैसे कि मान लो आपको SC ST को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना, इस पर डिबेट हुआ था बहुत ज़्यादा, ऐसे बहुत सारी चीज़ पे डिबेट हुआ था। इस डिबेट को जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो हमें जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे या जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके माइंड को समझने की हमें समझ में आने लगे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दीज लॉज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो वी नीड टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट फॉर फॉलोइंग रीजन। एक तो इट हेल्प टू जस्टिफाई द वैल्यूज एम्बेडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी ये सब इंक्लूड किया है, जस्टिस इंक्लूड किया है, इन सब वैल्यूज़ को इंक्लूड करने का क्या मकसद था हमारा। ठीक है, इट आवर हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल वेरी मच हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट। इट इज़ जस्ट 62 ईयर बैक एंड वी व्हेन वी हैव framed our constitution and have not separated ourselves from the values, ideas and conception of the world of constitutional assembly। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना नहीं है, 400-500 साल पुराना नहीं है, बहुत रिसेंटली हमने बनाया, मे बी 60, 70, 80 ईयर्स हुआ है और ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये हमारा हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि बहुत पास्ट का हिस्ट्री है। और इसे जानने से हमें पता चलेगा कि हमें इसे जानना चाहिए क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री है, अभी जो चल रहा है उसके बारे में है, और इसलिए जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिबेट को समझना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को एक बेटर सिटीजन डेवलप कर सकें, अपने आप को पॉलिटिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकें, और क्या सोच के ये बनाया गया था ये जान के हमें और ज़्यादा हम चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, स्पेशली पॉलिटिकल मैटर को। ठीक है, टू नो द करेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस, देयर वैल्यूज एंड देयर मीनिंग, वी नीड टू गो बैक। अगर हमें जानना है कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस हो रहा है, जैसे प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, क्यों प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनता है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या प्रोसीजर है प्राइम मिनिस्टर को चुनने का, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये सब चीज़ को क्यों इतना पावर दिया गया है, क्यों किसी को कम पावर दिया गया है। ये सारी चीज़ समझने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने ऊपर बात करी थी, एक तो फ्रीडम, ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी, सेकुलरिज्म, ये सारे वर्ड हम जानते हैं। जस्टिस मतलब समाज में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अगर बेस्ड अपॉन कास्ट, कलर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो उसको जो सोशल जस्टिस बोलते हैं। डाइवर्सिटी, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी देयर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन,
कास्ट, माइनॉरिटी, कुछ लोग मेजोरिटी में है, कुछ लोग माइनॉरिटी में है, तो इनको हर डाइवर्स ग्रुप को रेस्पेक्ट करना, माइनॉरिटी को रेस्पेक्ट करना। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, यानी कि एवरी रिलीजियस पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया, डजंट मैटर वेदर ही बिलोंग टू हिंदू और मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन, डजंट मैटर, सबको राइट टू वोट दिया गया है, ना कि ऑन एनी कुछ रिजर्वेशन दिया गया। एवरीबडी हु इज एडल्ट, who is 21 year 18 year and above have been given right to vote irrespective of their caste, color, religion। फेडरलिज्म मतलब होता है कि पावर शेयर किया गया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेशनल आइडेंटिटी, हर सिटीजनशिप राइट दिया गया है लोगों को, और फुल सिटीजनशिप राइट दिया गया है कि हर आदमी अपने आप को ये महसूस कर सके कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दे बिलोंग टू दिस कंट्री। सो ऑल दीज आर फिलोसफी behind philosophy that our constitution based upon। ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि सेकुलरिज्म मतलब होता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, डजंट मैटर वेदर ही बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, विल बी गिवन सेम स्टेटस। स्पेशली हम रिलीजन के बेसिस पे बोलते हैं यहाँ पे सेकुलरिज्म, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो इंडिया में, एवरीबडी इज़ गिवन इक्वल ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द स्टेट। स्टेट किसी भी एक धर्म के लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता है। इस तरह का सोच को हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो हम कैसे पता है कि इन इंडिया अडॉप्टेड सेकुलरिज्म बिकॉज डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप लिव इन इंडिया, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, एंड इंडिया हैज अडॉप्टेड सर्टेन मेजर्स। क्या मेजर्स अडॉप्ट किया जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी है। देखो हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटी रहते हैं। माइनॉरिटी मतलब वो लोग जो कि मेजोरिटी से कम है। जैसे इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, बाकी सारे लोग चाहे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये सारे माइनॉरिटी में हैं। तो ऐसे लोगों को हम कुछ राइट दे रखे हैं कि वो अपना देखो यहाँ पे कम्युनिटी सच एज राइट टू इस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि सिखों का अपना स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इवन क्रिश्चियन ऑल्सो दे हैव देयर ओन schools and colleges। So minorities have been given right to establish their own education institution। ठीक है। granted right to all the religious community, और ये राइट सारे रिलीजियस कम्युनिटी को मिला हुआ है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली ग्रांट राइट टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी बिकॉज ए पर्सन फ्रीडम एंड सेंस ऑफ रेस्पेक्ट इज डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ हिज कम्युनिटी। देखो कोई आदमी का क्या पोजीशन है सोसाइटी में, क्या वो इक्वली ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि कितना फ्रीडम लोग इंजॉय करते हैं। हर कम्युनिटी को फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिलता है तो उन लोग सोचेंगे कि वो इस देश के नागरिक हैं एंड दे आर इक्वल टू दैट ऑफ द अदर रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। एंड दिस ये सेंस ऑफ फीलिंग लाने के लिए हमने इस तरह का सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया है। स्टेट पावर ऑफ इंटरवेंशन, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट का जैसे अब अगर हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता किसी रिलीजियस मैटर में। रिलीजियस जो है एक अलग फील्ड है और पॉलिटिक्स अलग फील्ड है, दोनों अटैच टू, दे आर नॉट अटैच टू ईच अदर, एंड स्टेट कैन नॉट इंटरवेन इन द रिलीजियस मैटर। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ और हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड प्रिंसिपल डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस तो मेंटेन करते हैं रिलीजन से, बट प्रिंसिपल डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट विल इंटरवेन इन द रिलीजियस अफेयर ओनली टू एलिमिनेट इविल्स इन द रिलीजन सिस्टम। देखो ऐसा नहीं है कि स्टेट इंटरवेन नहीं करेगा। आप धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपका धर्म अलाउ करता है। जैसे आपको पता है कि इंडिया में सती सिस्टम बैन कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी ये सब बैन कर दिया गया है। इवन द मुस्लिम लॉ ट्रिपल तलाक हैज बीन बैन बिकॉज हमें लगता है कि ये एक्सप्लॉइटेटिव है और वुमेन के को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। सो नंबर ऑफ सच इविल्स दैट वर देयर इन इंडियन सोसाइटी बोथ इन हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी में, उसको स्टेट ने इंटरवेन किया। हालांकि ये रिलीजियस मैटर है बट फिर भी स्टेट ने इंटरवेंशन किया क्योंकि स्टेट बोलता है कि नहीं, स्टेट इंटरवेन कर सकता है रिलीजन में अगर उसे लगता है कि धर्म के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया। फॉर एग्जांपल एलिमेंटिंग सत्य सिस्टम हो गया, मैरिज हो गया और अनटचेबिलिटी सब ये हटाया गया। इवन रिसेंटली हमने देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक जो था पहले कस्टम था मुस्लिमों में, उसको भी हटा दिया गया। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल डिस्टेंस, ये मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना। आता है क्वेश्चन प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या होता है, तो ऊपर वाला आंसर लिखना आपको। डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, मैंने इसके बारे में बताया थोड़ी देर पहले। वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या है कि रिलीजन एक दूसरा अलग फील्ड है और पॉलिटिक्स अलग फील्ड है, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता है, ना ही एक दूसरे
में दूसरे दे आर नॉट मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारा जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, हम मानते हैं कि हर धर्म को फ्रीडम है अपने अपने धर्म मानने का। हर धर्म को ये है कि वो अपना अपने हिसाब से अपने लोगों को ये कर सकते हैं, लेकिन अगर वो धर्म के नाम पे अपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म में नहीं है। देखो क्या है, फिर पढ़ते हैं। देयर इज ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैल्यूज सच एज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट। देखो फ्रीडम और राइट जो है आमतौर पे पॉलिटिकल टर्म है, और ये तो ये बोल रहा है कि वो एक्सक्लूड है, एक दूसरे से अलग है। रिलीजन एंड स्टेट इज नॉट मिक्सड इन वेस्टर्न सेकुलरिज्म। स्टेट का अपना स्पीयर ऑफ एक्शन है और रिलीजन अपना एरिया है जिसमें वो काम करता है। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दैट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको, दोनों अलग अलग है और सेपरेट है। दिस इज टू सेव गार्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और ये जो है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मोड ऑफ सेकुलरिज्म इन टू वे। इंपॉर्टेंट है, कैसे ये क्वेश्चन आता है, हाउ। ठीक है, तो देखना, इट गिव्स राइट टू रिलीजियस ग्रुप सच ए राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इंडिया में हमें रिलीजियस माइनॉरिटी को दिया गया कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ठीक है, इक्वल राइट वाज ग्रांटेड टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप, सबको इक्वल राइट मिला हुआ है। दिस इज बिकॉज पर्सन फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, डिग्निटी जो है, वो तभी मेंटेन हो सकता है अगर हम उसको अगर किसी का डिग्निटी और रेस्पेक्ट तभी मेंटेन हो सकता है जब तक हम उनको पर्सनल फ्रीडम नहीं देते हैं। इसलिए हमने ऐसा किया है। इट गिव्स स्टेट पावर टू इंटरवेन, लेकिन हम इंटरवेन कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि रिलीजियस मैटर में, अफेयर ऑफ कम्युनिटी में। इंडिया फॉलो प्रिंसिपल डिस्टेंस, इट मीन्स दैट स्टेट विल इंटरवेन टिल द टाइम इविल प्रैक्टिसेस हार्म द राइट एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, सती सिस्टम, ट्रिपल तलाक, ये सारे में स्टेट इंटरफेयर किया। नेक्स्ट है, व्हाट आर सब्सटेंटिव अचीवमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव अचीवमेंट्स क्या है। देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एबल टू अचीव इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पे हर आदमी को अपना फ्रीडम है, और रिलीजन प्रैक्टिस करने का, प्रोफेशन, ये सारी चीज़। सोशल जस्टिस है हमारे यहाँ, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है, माइनॉरिटी है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सो इट इज़ द अचीवमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट को। ठीक है, बिकॉज इट मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर ट्राइंग to implement these things in day-to-day life also. It was also able to keep people from different religious united and is able to sustain freedom फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने सारे धर्म के लोग जो इंडिया में साथ रह रहे हैं, एंड देयर इज फीलिंग ऑफ वननेस अमंग देम, एंड मोर ओवर दे फील दैट दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना ही नहीं, बल्कि हमने इंडिया में एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को आज भी है, शुरू से ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया है। वो कुछ समय 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करके ऐसा किया था, लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए था। सो दैट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड कि इंडिया में फेडरल सिस्टम नहीं है। तो आज भी फेडरलिज्म है, स्टेट का अपना गवर्नमेंट है जो कि वहाँ के लोग चुनते हैं उसे, और वो अपने हिसाब से लॉ बनाता है, और सेंटर का अपना सिस्टम है। ठीक है, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन कार्विंग आउट कॉमन नेशनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू ऑल द इंडिया एज दे फील दैट दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्रोसीजरल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। द प्रोसीजरल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज डिफरेंट एंड डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि हाँ इतना डाइवर्स तरह के लोग इंडिया में रहते हैं कि देयर विल बी डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट एमंग द पीपल, एमंग द डिफरेंट कम्युनिटी, एमंग द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। इट इज़ इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंट वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। और ये एक आम बात है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, इस तरह का इस तरह का डिफरेंस और डिसएग्रीमेंट होना, ये हमने एक्सेप्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया है। और विद दिस डिफरेंसेस ओनली वी हैव टू लिव टुगेदर, वी हैव टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्प्रोमाइज। देखो, हम कभी भी मान लो कि हिंदू जो है दे आर इन मेजोरिटी, बट दे आर नेवर ट्राई टू सप्रेस द माइनॉरिटी। They have taken it for granted that we all have to live together, and it is better to accommodate
दीज डिफरेंसेस, और ये तभी पॉसिबल है जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये नहीं कि हम अपना सुपीरियरिटी को शो करेंगे तब जाकर हम एक साथ रह सकते हैं, दो पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, हमें डेवलप करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कैन लिव पीसफुली। देयर वाज ओपन डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन टू अराइव इम्पॉर्टेंट। कोई भी डिसीजन जो होता है कोई एक ग्रुप नहीं लेता है, बल्कि उसको डिबेट डिस्कशन होता है, एंड एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट डिपेंडिंग ऑन देयर नॉलेज एंड नॉलेज, और उसके बाद जब जो सबकी सहमति होती है ओनली दैट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। और इसलिए हम आज पीसफुल रह रहे हैं, और ये सारे चीज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देन है, जो कि आज इंडिया आज भी 70 ईयर्स के बाद भी वो इंटैक्ट है, कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। बहुत सारे कंट्री जो हैं बिखर गए हैं, जैसे कि यूएसएसआर हो गया, युगोस्लाविया हो गया, तो लेकिन इंडिया आज भी इंटैक्ट है। और ये दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट हैज़ केप्ट एवरीबॉडी टुगेदर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।